हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड। मेरा नाम है जिशान अनवर, मैं हूं आपका अपना दोस्त। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के रिजल्ट की। आज उसका रिजल्ट आ गया है, Q3 का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ गया है। इससे पहले हम लोगों ने सियाराम सिल्क के रिजल्ट के बारे में बात किया था। और लास्ट टाइम में जब हमने सियाराम सिल्क के रिजल्ट के बारे में बात किया था तो हमने बताया था कि इस स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं आने वाली है बल्कि गिरावट आने वाली है, और वही हुआ था। तो जरा सा देखिए यहाँ पर, श्री राम सिल्क जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ इसने गैप डाउन किया था रिजल्ट आने के अगले दिन के बाद, और वहाँ से थोड़ी थोड़ी रिकवरी ज़रूर आ रही है। क्योंकि इसके अंदर हमने आपको ये भी बताया था कि श्री राम सिल्क में विजय केडिया का इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने उसी क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट को जोड़ा था। तो यह एक पॉइंट था जिसकी वजह से श्री राम सिल्क जो है वो गिरने के बावजूद जो है ना वो स्टेबल है। आज देखते हैं अशोक लेलैंड के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आप लगातार अपडेट लेते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बस 1 सेकंड का समय लगेगा। चलिए, दो चीज़ों पर ही हम लोग फोकस करते हैं, ना इबिट्टा पर फोकस करते हैं, मार्जिन पर फोकस नहीं करते हैं। बस बहुत मोटी मोटी चीज़ जो आपके समझ में आ जाए वो है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू का मतलब बेचा कितना का, और नेट प्रॉफिट का मतलब बेच करके कमाया कितना। तो आज Q3 का रिजल्ट के बारे में देखा जाए तो 10,300 करोड़ का सामान बेचा गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बात की जाए तो क्वार्टर 3 में, यानी कि इस बार के रिजल्ट को देखा जाए तो 10,300 करोड़ रुपए का सामान बेचा गया है। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से, राइट। यानी कि Q2 से जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि उस Q2 में 9600 करोड़ का सामान बेचा गया था। ओके, सो ये कंपैरिजन करने के बाद हम लोग इसके बारे में दो डेटा के बारे में और बात करेंगे। तो ज़रूर लास्ट तक देखिए इसको समझने के लिए। और कोई सवाल हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, या किसी और स्टॉक के बारे में जानना हो वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। तो इस क्वार्टर में 10,300 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 9600 करोड़ रुपए का सामान बेचा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 9% जो है वो आपको अपसाइड मिला है। यानी कि पिछले वाले से 10% के आसपास हमने ज़्यादा बेचा है। ये जो 9% का है, तो ये एक अच्छा मार्जिन माना जाएगा। ठीक है, 9% का ग्रोथ अगर आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर मिलता है तो ये एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है। तो ये पोटेंशली अच्छा है। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो जैसे कि अशोक लेलैंड जो है वो एक ऑटो की कंपनी है, ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो साथ ही साथ ऑटो इंडस्ट्रीज के जो बाकी कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स है, TVS मोटर है, M&M है, इसी तरीके से और भी कई है। तो उन लोगों का भी रिजल्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि साल के कुछ ऐसे महीने होंगे जिस वक्त लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो ज़्यादा गाड़ियों के ऊपर खर्च कर सके, क्योंकि गाड़ी एक लग्जरी चीज़ है। तो ऐसा भी होता है। तो एक तो कंपैरिजन है, ठीक है सर, 9% का हमने अपसाइड मारा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि टाटा मोटर्स ने 19% का तो अपसाइड नहीं मारा। ये कंपैरिजन समझ रहे हैं। ये भी देखेंगे मारुति ने 25% का तो चेंज नहीं मारा। तो हमको अपने कॉम्पिटिटिव से भी आगे बन के रहना है। लेकिन वो डेटा हम यहाँ नहीं दिखला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिखला रहे हैं उसको भी, वो भी सफिशियंट है कल के इसको समझने के लिए। तो 9% का अपसाइड है। ठीक है, Q3 लास्ट ईयर, यानी कि इस Q3 का को कंपेयर करेंगे हम लोग लास्ट ईयर के Q3 से। अभी हम लोगों ने Q2 से कंपेयर किया तो हमको अपसाइड मिला। तो लास्ट ईयर के Q3 में भी 6660 करोड़ का सामान बेचा था, और इस Q3 में 10,300 करोड़ का सामान बेचा है। यानी जो अपसाइड मारा है उसने मारा है 45%। तो ये बड़ा धाकड़ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। इसको आसानी से नहीं किया जा सकता है, इग्नोर ही नहीं किया जा सकता है। आपको इसके बारे में बात करना ही होगा, जितना सामान बेचा है। अच्छा, दूसरा चीज़ देखें, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 361 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी 10,300 करोड़ में से 361 करोड़ रुपया उसने, ठीक है, 10,300 करोड़ में से 361 करोड़ रुपया का उसका नेट प्रॉफिट आया है। और पिछले Q2 में अगर देखा जाए तो उसने नेट प्रॉफिट 186 करोड़ ही कमाया था। अब दोनों में फ़र्क देख लीजिए अच्छे से। 9600 करोड़ का बेचा और 200 करोड़ का प्रॉफिट लिया। यहाँ भी ऑलमोस्ट उतना ही का बेचा, लेकिन 400 करोड़ का प्रॉफिट लिया। ऑलमोस्ट बता रहे हैं, ठीक है, इसको वर्ड को पकड़ के मत लीजिएगा। यानी क्या हो रहा है कि अगर हम नेट प्रॉफिट में चेंजिंग देखें ना, नेट प्रॉफिट में पिछले साल से चेंजिंग जो आई है वो 95% है, करेक्ट। और रेवेन्यू में चेंजिंग जो आई है वो 9% का चेंजिंग है। ऐसा कैसे हो गया? इसका ये मतलब है कि जो भी कॉस्ट लग रहा है बनाने में, ठीक है ना, जो भी कॉस्ट लग रहा है बनाने में,
उस कॉस्ट को रिड्यूस किया गया है, तभी तो आपका नेट प्रॉफिट जो है ना वो आगे बढ़ गया। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 5 रुपये का सामान बनाते हैं और 6 रुपये का उसको बेचते हैं, तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट आता है, राइट। 5 रुपया बनाने में लगा, 6 रुपया में बेचा, तो मार्जिन कितना बचा? 1 रुपया, वही आपका प्रॉफिट है, करेक्ट। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप 4 रुपया बनाने में लगाएं और 6 रुपया का बेचेंगे तो 2 रुपया का प्रॉफिट होगा। यानी कि जब रिड्यूस कर रहे हैं, मेरा रेवेन्यू दोनों जगह सेम है, 6 रुपया आया है, वहाँ से भी 6 रुपया, 4 रुपये का बनाया था तो भी 6 रुपये का बेचा, 5 रुपये का बनाया था तो भी 6 रुपये का बेचा, तो रेवेन्यू जो आया 6 रुपया वो सेम आ रहा है। लेकिन कॉस्ट कम हो जाने की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पर इसने कॉस्ट को बहुत कम किया है, और ये जो कॉस्ट कटिंग है ना, ये कंपनी के ग्रोथ को दिखलाएगी। हमेशा इस बात को याद रखना है, जो मार्जिन होगा, यानी कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के बीच का जो मार्जिन होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है कंपनी के इकोनॉमिक्स पर, ठीक है। उसके कैश फ्लो के ऊपर, उसके पास अपने इन्वेस्टर्स को देने के लिए क्या है, ग्रोथ करने के लिए क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है कि 95% का अपसाइड दिया है, बल्कि ये बात है कि उसने कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी ज़्यादा किया है। अगर हम इसी नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं Q3 के लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट के साथ, तो लास्ट ईयर में हालांकि इसने 6660 करोड़ रुपया का सामान बेचा था, इसके बावजूद इसकी कॉस्ट तक नहीं आई थी और 108 करोड़ का लॉस आया था, 108 करोड़ का लॉस था। जबकि इस बार आप देखिए 186 करोड़ का प्रॉफिट आया है, ठीक है। जो कितना परसेंट अप है इसको नहीं बताया जा सकता, मैंने 400% लिख दिया। अगर इसके पास 0 करोड़ का प्रॉफिट आता, यानी कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं आता, तो भी ये इसका जो नेट प्रॉफिट है 361 करोड़ का, सॉरी 186 नहीं, 361 करोड़ का, तो भी कहा जाता। अगर इसको 1 करोड़ का भी प्रॉफिट आता तो भी कह जाते हैं कि 361 गुना ज़्यादा इसने कमाया है। लेकिन इसने कमाया नहीं, कमाने का छोड़िए, कमाने की क्या बात करें, इस लॉस से प्रॉफिट के अंदर आया है। तो ये अशोक लेलैंड अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ इस क्वार्टर में प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, ट्रेडर्स के सामने, और बाकी सारी ऑटो से जो रिलेटेड कंपनियां हैं उसके सामने भी। तो रोबस्ट रिजल्ट है बिल्कुल। अब देख लेते हैं चार्ट का क्या कंडीशन है। ओके, सो चार्ट हमको खोलना है अशोक लेलैंड का ना, तो हमने यहाँ पर चार्ट ओपन कर दिया है। अब देखिए, ये चार्ट नहीं है तो अभी तक सियाराम का चार्ट है, आजा भाई, हाँ, गुड गुड गुड। तो ये आपका चार्ट है ना। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, ये मैं 9 को भी हटा देता हूँ, इसको निकाल। सिंपल चार्ट है। और लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दें कि अगर हम इसको थोड़ा लाइन में बदल लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा लाइन चार्ट, ठीक है। तो अपसाइड ऊपर गया है, इसने 165 का हाई बनाया था सितंबर 2022 में, और अभी आ गया है फरवरी 2023, करेक्ट। और इसके बाद से यहाँ पर देखें कि एक डाउन साइड चला था, तो ये तो अच्छा है, डाउन साइड चलता है तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम सेलर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि नीचे में आने के बाद अगर फिर अपसाइड जाएगा तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन साइड चला है, और डाउन साइड चलने के बाद रेगुलर डाउन साइड है, एक डाउन ट्रेंड बना है, और डाउन ट्रेंड बन जाने के बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ भी बन रहा है। हालांकि ये लाइन जो है, जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, अब ये लाइन भी सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये बार बार आपको देखा जाए, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एक सपोर्ट भी क्रिएट किया जा रहा है। अभी जो चल रहा है वो 147 रुपये 70 पैसा पर है, और आज ये हाई गया है 153 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर अभी आपको एज ए चार्ट क्या नज़र आता है, क्या लगता है? तो हमको दिखता है कि एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया और एक कप बनाया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से अब इसको अपसाइड होना चाहिए। हम समझते हैं कि 150 152 के बाद आप इसके अंदर सेफली इंटर ले सकते हैं, 152 पर सेफली इंटर ले सकते हैं। 160 इसका फर्स्ट, हाँ 160 आप इसका फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, बिल्कुल इजी टारगेट है 160 का। 160 में कोई ये नहीं है, 160 इसका फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं।
दूसरा टारगेट आप इसका 168 रख सकते हैं, जो कि ठीक यहाँ पर से रजिस्ट किया था। तो 168 के आसपास भी दूसरा टारगेट रख सकते हैं। एंट्री जो आपको करनी है वो आपको 152 के आसपास करना है। हो सकता है कि कल एक गैप अप मिल जाए, ठीक है, क्योंकि हर तरह के रिजल्ट तो अच्छे हैं। अगर मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो ये कल ही 160 और 162 तक पहुंच सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।